हमारे बीच में पुष्पेंद्र बघेल, प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी के कार्यालय प्रभारी एवं फरीदपुर की जनता से और जनता की समस्याओं को लेकर के शासन, प्रशासन और विधायक जी के बीच में एक सेतु का काम करने वाले पुष्पेंद्र बघेल जी मौजूद हैं। साथ में हमारे पुराने शिष्य वरुण जी मौजूद हैं। तो आज हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पुष्पेंद्र जी, इजाजत है? बिल्कुल, पूछिए। और पहली चीज तो यह है कि भाई रिकॉर्डिंग करना बिना अनुमति के मान्य नहीं होती, और मान्य भी नहीं होती, लीगल भी नहीं होती जी। कई बार लोग क्या करते हैं कि रिकॉर्डिंग कर लेते हैं बिना किसी जानकारी दिए हुए जी, और फिर उसका मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति कोर्ट इस बात को लेकर के चला जाए कि मेरी अनुमति के बिना रिकॉर्डिंग की गई है, तो वो अपने आप में एक अपराध होता है। तो इजाजत तो है जी। और अगर इसका हम सोशल मीडिया पर प्रयोग करें तो उसके लिए अच्छा, उसके लिए इजाजत नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है। तो ऐसा करेंगे, इस रिकॉर्डिंग के बाद में इसकी एक कॉपी हम अपने पास रखेंगे, एक आपको दे देंगे। घर के दोनों लोग, तीनों लोग सुनते रहेंगे जी, जब जब मन होगा। तो पुष्पेंद्र जी, आपसे सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि आप छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे और बहुत लंबा समय हो गया आपको राजनीति में और काफी ऊंचाइयों को छुआ। यह भी अपने आप में एक गरिमामय बात है कि आप विधायक जी के कार्यालय के कार्य को देखते हैं। तो मैं सबसे पहली बात आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये प्रश्न तो सबसे पूछा जाता है कि जनता आपके बारे में क्या सोचती है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जनता के बारे में क्या सोचते हैं। आपको फरीदपुर की जनता को लेकर के आपके क्या विचार है? फरीदपुर की जनता बहुत अच्छी है, बहुत पैसेंस वाली है और वो सत्ता, सरकार, शासन, प्रशासन की क्षमताओं का भी जानकारी रखती है जी। जैसे इस समय फरीदपुर में बहुत एक विकट वाली समस्या है। फरीदपुर का अंदर जो कस्बे में ट्रैफिक है, जाम रहता है जी जी। उसके लिए ना तो प्रशासन जिम्मेदार है जी, ना हम जिम्मेदार है, ना पब्लिक जिम्मेदार है जी। उसके लिए कहीं ना कहीं सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं, सारा सिस्टम जिम्मेदार, सिस्टम भी जिम्मेदार है, पब्लिक भी जिम्मेदार। सिस्टम में सभी आ जाते हैं। सिस्टम जनता बनाती है, जनता और प्रशासन और शासन ये सब मिलकर के। आप देखिए कि फरीदपुर में जो अपने ई रिक्शा हैं जी, वो कई गुना अधिक हैं जी, और जो चलाने वाले लोग हैं जी, वो आए दिन मोड़ों पे, रोड पे उन्हें खड़ा कर देते हैं। इसकी वजह से जाम लगता है जी। और पैसेंस वाली बात यह है कि देखिए उनमें कोई ना पब्लिक का व्यक्ति उनसे झगड़ता है जी, मारपीट करता है जी। और प्रशासन भी ये जानता है ये गरीब लोग हैं, इनको 2 जून की रोटी चल रही है जी जी, तो इन्हें प्रताड़ित ना किया जाए जी, इनको बंद ना किया जाए, इनके चालान ना किए जाए जी। इसमें सरकार का भी यह है कि भाई गरीब लोग हैं, अपना कम से कम अगर इन्हें बेरोजगार कर दिया जाएगा, इनके टुक टुक बंद कर दिए जाएंगे, ये चोरी करेंगे जी, जेब कतरी करेंगे जी, अपराध बढ़ेगा जी जी। इसलिए फरीदपुर की जनता बहुत अच्छी है, सारी चीजों को मैनेज कर रही है जी जी। तो पुष्पेंद्र जी, आपकी इस बात से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि जो समस्याएं हैं उसके लिए एक कम्युलेटिव स्थिति होती है, जिसमें जनता भी होती है, जिसमें शासन भी होता है, प्रशासन भी होता है जी। ये सब मिलकर के ही समस्या होती है। और इसका मतलब फिर ये निकाला जाए कि जब ये सारे अंग मिलकर के किसी समस्या का समाधान करना चाहेंगे तभी होगा, तभी सबकी सहभागिता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाह रहा था कि फरीदपुर की जनता की बड़ी पुरानी मांग थी जी, रोडवेज की, और इसको मेरी भी उम्र लगभग 50 साल है, तो बचपन से रोडवेज की मांग को मैंने सुना जी। तमाम लोग आए, मेरे समय में ही नंदराम जी का मुझे ध्यान है विधायक रहे, सियाराम सागर जी भी विधायक रहे, विजयपाल जी भी विधायक रहे, और वर्तमान में
प्रोफेसर साहब विधायक हैं। तो जो जनता की एक बहुत पुरानी मांग थी, वो विधायक जी के कार्यकाल में उनके प्रयासों से वो हल हुई जी। तो उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं विधायक जी के लिए जी। और वो उन तक आप पहुंचाएंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है जी। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि मांग तो इतनी चिर परिचित थी, चिर प्रतीक्षित भी थी जी, लेकिन जब रोडवेज बन गया तो उस रोडवेज पर ना तो जनता जाती है और ना रोडवेज की गाड़ी जाती है जी। तो ये मांग जो लोग कर रहे थे, फरीदपुर के लोग, ये मांग उनकी हवाई थी, या आपको क्या लगता है क्या कारण है कि रोडवेज जो है? कोई मांग उनकी हवाई नहीं थी जी, जेन्युइन मांग थी उनकी जी। और बस अड्डा बन गया है जी, बसें भी आती हैं जी। लेकिन क्या है कि ये बरेली से जी लखनऊ का, दिल्ली से लखनऊ का जी मेन राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। क्योंकि जो लॉन्ग रूट की गाड़ियां होती हैं उनमें अगर फरीदपुर का कोई पैसेंजर उतरने वाला नहीं हो जी तो वो बाहर से ही निकल जाते हैं, जबकि उन्हें अंदर से जाना चाहिए जी। इसमें हमें कई बार आरएम साहब से बात हुई है और यहाँ पे कुछ स्टाफ की कमी है। आरएम साहब ने अपना एक फोरमैन यहाँ भेज दिया है जो देखता है, गाड़ियों को अंदर लेता भी है जी। जाती हैं गाड़ियां जी, और लगभग जितनी फरीदपुर में बसें एंट्री करती हैं सारी बसें रुकती हैं जी, और अंदर रुकती हैं। हालांकि अभी जो थोड़ा बाहर पड़ रहा है वो जी, इसलिए सवारियां की पुरानी आदत है वहीं हाथ दिया, और रोडवेज बस के चालक और परिचालक भी बहुत भले आदमी वहीं अंदर ही सवारी को उतार भी देते हैं और बैठाल भी लेते हैं। अगर ये लोग उन्हें उतारना बैठालना बंद कर दें तो मजबूरी में बस स्टैंड पे बस आएगी, लेकिन फिर भी बस आती है। तो मतलब ये है कि अगर रोडवेज को आबाद करना हो तो फिर जनता को मजबूर किया जाए। नहीं, जनता को क्यों मजबूर किया? जनता को मजबूर करना ही पड़ेगा भाई। कस्बे में अगर ना रोके, गाड़ी सीधी निकल जाए तो मजबूरी में फिर वहां आकर के बैठना पड़ेगा। ऐसा है, पुरानी लोगों की आदतें हैं, हाथ दिया बस वालों ने रोक दिया, बैठ गए। अब धीरे धीरे उनके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, रोडवेज जो पहुंचेंगे। अच्छा पुष्पेंद्र जी, मुझे एक चीज और लगती है, और वो ये कि रोडवेज पर अगर कोई आकर के इंतजार करे बस का जी, तो वो क्यों करे? क्योंकि रोडवेज पर आप मूलभूत चीजों की तरफ ध्यान दीजिए, बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है जी। सही बात है, कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, और जहां तक मुझे जानकारी है शायद कोई स्टाफ भी नहीं है जो गाड़ी कब आ रही है, क्या आ रही है, उनकी लोकेशन को ट्रैक कर रहा हो। कोई भी नहीं है, लेकिन वहां से आरएम साहब ने एक अभी कोई थे, उनका भला कुछ नाम है ध्यान नहीं आ रहा है, शायद गौतम जी कोई थे जी, वो शायद वहां फोरमैन थे, उन्हें अपॉइंट किया था जी। जब वो छुट्टी लेते हैं तो कोई दूसरा स्टाफ को अरेंज वो करते हैं जी। परमानेंट का यहाँ कोई अभी स्टाफ नहीं है, ये बात सच है। तो ये भी एक अपने आप में समस्या है कि जिस स्पॉट पर व्यवस्था नहीं है, हाँ। विभाग के पास कर्मचारी नहीं है, ये विभाग की समस्या है, ये अधिकारियों की मजबूरी। पुष्पेंद्र जी, आप बड़ा निर्भीक होकर के और बड़ा बेबाक होकर के सवाल जवाब, जो भी सवाल है उनके जवाब दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद एक बार फिर से बीच में दे रहा हूं। वरुण जी, इस बातचीत के बीच में हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे कि फरीदपुर का जो रोडवेज है, इतनी पुरानी मांग थी, अब बन गया है, तो वो विकसित भी होना चाहिए, आबाद भी होना चाहिए। तो आप एक पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहेंगे? मेरा विचार तो ये है कि जो रोडवेज बना है उसको डेवलप तो होना ही चाहिए जी। पब्लिक आज कहीं भी रोडवेज कहीं भी होता है तो पब्लिक तो यही चाहती है जहाँ उसके लिए सुविधा है वहीं बस रुक जाए और वहीं उतर जाए, वहीं से चढ़ जाए। और रोडवेज वाले भी वो ऐसा ही करते हैं, भाई उनको भी सवारी लेनी है जी। और अपना जो फरीदपुर में बस स्टैंड है ये बिल्कुल शहर से बाहर है जी, और शहर से बाहर होने की वजह से पब्लिक का इधर आना अभी संभव नहीं हो पाएगा। और जैसे कि अभी बताया कि भैया कि रोडवेज जहाँ चाहो वहां रुक जाती है, अगर रोडवेज को आबाद करना है तो एक विचार ये जरूर है, पब्लिक को हमें मजबूर तो करना पड़ेगा
कि वो रोडवेज बस स्टैंड आए, वहां से सब जो बसें आ रही हैं वो सीधे स्टॉप रोडवेज पे ही हो, उनका बीच में ना हो, तो पब्लिक हो सकता है पब्लिक का झुकाव रोडवेज की तरफ जाएगा। इसका एक माइनस पॉइंट ये भी है कि अगर रोडवेज रास्ते से सवारी नहीं लेगी तो आजकल फरीदपुर में आप देख रहे हो टेम्पो प्राइवेट व्हीकल बहुत हो गए हैं, फिर वो रोडवेज की तरफ फिर भी ना जाकर उन प्राइवेट व्हीकल की जर्नी करेगी। तो आवाज तो होना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी समय लगेगा। मेरा विचार है, समय लगेगा। मतलब कम शब्दों में कहा जाए तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है और ये अपने आप ही हल होगी। जी ठीक है। इसके अलावा एक मैं आपसे बात बताना चाहूंगा, ये वास्तव में बहुत पुरानी मांग थी। जी बहुत बार इसके लिए संबंधित सरकारों को ज्ञापन दिया पब्लिक की तरफ से, लेकिन क्या होता था, यहाँ कोई सरकारी जमीन ऐसी नहीं थी जहां बस अड्डा बने। जी ये आर्मी की जमीन थी, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। जी यहाँ से प्रस्ताव गया, वो पदेन राष्ट्रपति के नाम जमीन होती है, वो ट्रांसफर हुई उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के लिए, तब ये बनाई। ये भी एक बहुत बड़ा रोड़ा था, लेकिन अब वो भी रोड़ा खत्म हो गया। आप देखिए फरीदपुर में कितने प्रदर्शन हुए ओवरब्रिज के लिए, आज वो बनना है। ओवरब्रिज के लिए तो हम लोगों ने भी प्रदर्शन किया था। जी जी। और बहुत बड़ी समस्या थी, वो बड़ी समस्या थी। उसके लिए उसका भी समाधान जो वर्तमान में विधायक जी हैं प्रोफेसर साहब श्याम बिहारी लाल जी, माननीय सांसद जी और माननीय सांसद जी, इन दोनों ही लोगों का बड़ा योगदान है। जी जी। ये एक वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय और एक ऐसा कदम है कि जिसका धन्यवाद जितना भी दिया जाए कम है। जी पुष्पेन जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में, अगर व्यक्तिगत बात आपकी करूं, तो आपकी नजर में फरीदपुर की कौन सी ऐसी समस्या है जो बड़ी समस्या है और उसे जल्दी ही हल होना चाहिए? मेरी समझ में तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। देखिए, आपका ट्रांसपोर्ट का रोडवेज हो गया, ट्रैफिक का ओवरब्रिज हो गया। जी। एक बहुत बड़ी समस्या थी जो अपने सीवर लाइन का, जी, पानी का, जी, बरसात में पूरे नाला भर जाते थे, गलियां पट जाती थी। उसके लिए भी माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले ही कार्यकाल में 82 करोड़ का एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की यहाँ पास हो गया है, 82 करोड़। बस नेशनल हाईवे से उसका एक पेज फंसा हुआ है एनओसी का, क्योंकि वो पानी जो है दोबारा सिंचाई के लिए नहर में डाला जाएगा, वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। ये तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बढ़िया जानकारी दी है। और मेरी समझ में ये वास्तव में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि आमतौर पे होता क्या है कि सड़कें ऊंची कर देते हैं। जी। जहां पानी भरा सड़क में, सड़क ऊंची कर दी, और थोड़े समय बाद वो नीचे सिल्ट भरती रहती है, फिर सैंड भर जाती है, फिर कीचड़ का बेड क्रिएट हो जाता है नालियों में, और फिर से सड़क भरने लगती है, और फिर से सड़क ऊंची कर देते हैं और मकान गड्ढों में चले जाते हैं। तो ये अगर प्लांट लग जाता है ट्रीटमेंट का तो बहुत अच्छा और रहेगा। अपने फरीदपुर में भाई साहब जो पुराने सड़कें थी बहुत पतली थी, सभी सड़कों का चौड़ीकरण हो गया है, सब पे काम चल रहा है। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी अब समस्या रह गई। नहीं, मेरे समझ में एक समस्या आ रही है कि अतिक्रमण की समस्या बहुत है। जी। आप हाईवे पे देख लीजिए, हाईवे पे आधा जो पगडंडी बनी हुई है वो तो घेर ही ली है, हाईवे पे भी लोग अपना सामान रख लेते हैं, और उसमें जाम की मेन समस्या तो यही है। फरीदपुर के अतिक्रमण में एक बहुत बड़ी समस्या और है कि सड़क के किनारे सीमेंट के पिलर खड़े करे गए। जी। आमतौर पर क्या होता है कि अगर कोई मोटरसाइकिल वाला है, कोई रिक्शे वाला है, कोई टुक टुक वाला है, ट्रैफिक ज्यादा हुआ तो वो साइड से निकल जाता है और ट्रैफिक का जाम नहीं लगता है। लेकिन वो जो पिलर्स खड़े हुए हैं उसकी वजह से मोटरसाइकिल वाला, टुक टुक वाला वो साइड में जा ही नहीं पाता, वो रोड पे ही रहता है। तो इससे भी एक जाम फंसता है। दूसरी चीज एक ये है कि आप कल जब शहर से निकले तो आप देखना, ये जो सीमेंट के पिलर उस समय लगे थे, जी, उसमें एक आईएएस ट्रेनी आईएएस थे, जी, उन्होंने ये बनवाए थे। जी, जी। वो इसलिए बनाए थे कि सड़क की उस पे
ठेले वाले खड़े हो जाते हैं। जी। तो उन्होंने कहा था ये पिलर के पीछे अपनी दुकान पीछे रहे। लगाएंगे, जी। लेकिन वो फ्रंट पे आ गए हैं। हाँ। उसके बाद वो अपने गत्ते और वो सब रख लेते हैं। ये बहुत बड़ी वही चीज समस्या मैं है। कह रहा हूँ कि उन्होंने शायद अच्छा प्रयास किया था, शायद मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि उस प्रयास का लाभ वर्तमान में नहीं मिला, तो उसके लिए शायद लगा रहा हूं मैं कि शायद अच्छा प्रयास था, लेकिन उसमें वही बात आ जाती है ना जनहित की। जी जी। कि वो गरीब आदमी है, अपना रोजी रोटी चला रहा है, अगर उसे बंद कराएंगे। कई बार ऐसा होता है, पुलिस ले जाती है उनका तराजू वगैरह और वो सब उठा के जी उनके कांटे बाट माप का जो भी होता है, फिर उन्हें छुड़वाना भी पड़ता है। जी गरीब लोग हैं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं समस्या संयुक्त लोगों की है। अगर जी। तीनों लोग निष्पक्ष होके काम करें, अगर मैं दुकानदार हूं तो मैं भी अपनी जनता के हित की, सरकार के हित की, पब्लिक के हित की। आप देखिए कभी कभी ऐसा जाम लग जाता है, एम्बुलेंस वाले उनका सारंग बज रहा है, लेकिन जाम है, ना बैक हो सकते हैं ना आगे निकल सकते हैं। ये समस्या रहती है। जी जी। कई बार मैंने इसमें पुलिस अधिकारियों से ही बात की, मैंने खुद व्यक्तिगत कहा, मैंने कि ये लोग जो कोने वगैरह पे, मोड़ पे बेतरतीब ई रिक्शा लेके खड़े हो जाते हैं, जहां मन होता है वहीं सवारी उतार देते हैं, जहां मन होता है वहीं चढ़ा लेते हैं, ये नहीं साइड से लें। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा पनिशमेंट मिलना चाहिए। इन्हें ले जाओ, 2 घंटे इनका रिक्शा खड़ा करो, 2 घंटे इन्हें बैठा लो, उसके बाद छोड़ो। तब इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और कोई आर्थिक इन्हें दंड भी नहीं पड़ेगा। जी जी। तो बहुत सी समस्याएं थोड़े से सख्ती से खत्म हो सकती हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा बेबाक होकर के सारे प्रश्नों का जवाब दिया, लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि आपकी अनुमति चाहिए होगी, तो आपके उसमें कहीं ऐसा कुछ तो है नहीं कि अगर जरूरत पड़े तो सोशल मीडिया पे डाल दिया जाए, तो उसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए? क्योंकि आपने जो कुछ भी बातें कही हैं वो जनता के सरोकार की हैं। जी। तो जनहित आप सर्वोपरि होता है। अनुमति ना भी दें तो हम अपनी तरफ से खुद अनुमति ले रहे हैं कि अगर लगेगा तो हम जनता तक आपकी बात पहुंचाएं, पब्लिक तक आपकी बात पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, वरुण जी, थैंक यू।